अच्छा जी, अब तक हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, उसके अंदर जो चैप्टर का नाम था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्टेक होल्डर्स, उसमें ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। कुछ डेफिनेशंस थी, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंस देखी थी कि व्हाई डू पीपल वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा हमने कुछ टाइप्स देखी हैं, डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या फ़र्क होता है, कौन किसको मैनेज करता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है और जो इस चैप्टर का सेकेंड हाफ है, नाम से भी जाहिर है चैप्टर के, दैट इज स्टेक होल्डर। वर्ड क्या है जी? स्टेक होल्डर का। अब यहां से चैप्टर का सेकंड हाफ शुरू हो रहा है और स्टेक होल्डर के ऊपर हम थोड़ी सी बात करते हैं। हु आर स्टेक होल्डर्स? वर्ड याद रखिएगा, आगे चल के बहुत मर्तबा आपके सिलेबस में रिपीट होगा। द वर्ड इज स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर कौन है? दे कैन बी इंडिविजुअल, दे कैन बी इंडिविजुअल और दे कैन बी ग्रुप। इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकते हैं। Who are affected और who can affect, दो बातें, जो अफेक्ट कर सकते हैं या जो अफेक्ट हो रहे हैं किस चीज से? ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपरेशंस। ठीक है जी। अब डेफिनेशन को थोड़ा जोड़ते हैं कि हु आर स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर्स आर द वंस, दे कैन बी इंडिविजुअल और ग्रुप्स हु आर अफेक्टेड, जिनके ऊपर अफेक्ट हो रहा होगा या वो अफेक्ट कर सकते होंगे किस चीज को? ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को। एक वर्ड यूज किया जाता है, इट इज अ बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप। इट इज अ बाय डायरेक्शन रिलेशनशिप। इट इज अ बाय डायरेक्शन रिलेशनशिप। बाय डायरेक्शन रिलेशनशिप मतलब कि हम दोनों का आपसी रिलेशनशिप है। ये आपसी रिलेशनशिप कि मेरे ऑपरेशन की वजह से मैं आप पर अफेक्ट हो सकता है और आपके किसी एक्शन की वजह से मुझ पर भी अफेक्ट हो सकता है। फर्ज करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल हम ले लें कि अगर मैं एम्प्लॉय की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन अगर डाउन साइज करती है, अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है फर्ज करें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉय पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी जॉब एट स्टेक आ जाएगी। इसी तरीके से फर्ज करें कि अगर एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है तो उसकी वजह से भी उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो वो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन पढ़ें कि स्टेक होल्डर्स आर द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप हु आर अफेक्टेड, हु कैन अफेक्ट व्हाट? ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस। इट इज अ बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, दोनों का आपसी दो डायरेक्शन में रिलेशनशिप चल रहा होगा। मेरी वजह से आप पर और आपकी वजह से मुझ पर भी इफेक्ट पड़ रहा होगा। दे आर नोन एज द स्टेक होल्डर है। तो कोई भी बंदा, कोई भी ग्रुप जिसका आपकी ऑर्गेनाइजेशन से किसी ना किसी तरीके से कुछ ताल्लुक वास्ता होगा, वो बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का या वो ग्रुप आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेक होल्डर कहलाएगा। अब हमने जो इसमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है स्टेक होल्डर में, वो है इसकी टाइप्स। कुछ टाइप्स डिस्कस करनी। पहले नाम याद कर लेते हैं जल्दी से मिलके पढ़िएगा जी। पहली टाइप कौन सी है? इंटरनल स्टेक होल्डर। दूसरी टाइप है कनेक्टेड स्टेक होल्डर और तीसरी टाइप है यहां पर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। नाम याद हो गए मेरे साथ, मिलकर दोबारा एक बार पढ़ते हैं। नंबर 1 इंटरनल स्टेक होल्डर, नंबर 2 कनेक्टेड स्टेक होल्डर, नंबर 3 एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अब एक एक करके इनको जरा खोलते हैं। एक तो इसकी एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टेक होल्डर कौन सी कैटेगरी में आता है, और उस कैटेगरी की अपनी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैटेगरी क्या डिफाइन कर रही होती है। स्टार्टिंग विद नंबर 1, जो पहली टाइप है स्टेक होल्डर की, दैट इज इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर ये सबसे तगड़े होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे जो तगड़ा स्टेक होल्डर है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग पावर में स्टेक होल्डर है, वो किसी ना किसी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा हुआ है, इनसाइड दैट ऑर्गेनाइजेशन है। और वो कौन कौन होते हैं? मैनेजमेंट या एम्प्लॉय। ये दो पार्टीज हैं जो कि इंटरनल स्टेक होल्डर की कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है? जिनका नंबर 1 स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा। और बेटा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस तभी है ना, अंदर बैठे में भाई, करते धरते यही लोग हैं, तमाम मामलात को देखने वाले चलाने वाले यही लोग हैं। तो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 2, दे आर द पीपल हु आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर द पीपल हु आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद हैं। तो दो पार्टीज जो कि इस इंटरनल स्टेक होल्डर की टाइप में फॉल करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक है मैनेजमेंट और दूसरा एम्प्लॉय। मिलके पढ़िएगा, एक मैनेजमेंट और दूसरा एम्प्लॉय।
मैनेजमेंट जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर रहे हैं, ऑपरेशंस की पूरी देखभाल करते हैं, तमाम तरह डिसीजन मेकिंग उनके पास होती है। और एम्प्लॉय वो लोग जो कि कहीं ना कहीं उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं। अब यहां पे एक और चीज जो आपको समझनी है, एक बात, इंटरनल स्टेक होल्डर क्या होता है। नंबर 2, इंटरनल स्टेक होल्डर के एग्जांपल्स में कौन से लोग फॉल करते हैं, कौन से स्टेक होल्डर फॉल करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उनका इंटरेस्ट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या ताल्लुक वास्ता है, क्योंकि उनका और कुछ ना कुछ तो लेना देना है ना, वो लेना देना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, जो मैनेजमेंट या एम्प्लॉय है उनके लेन देन जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है उसमें क्या कुछ शामिल है। नंबर 1 जॉब, नंबर 2 प्रमोशन, नंबर 3 जॉब सेटिस्फैक्शन, इसके अलावा आपके पास जो है रेम्यूनरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन से उनको मिल रही है, ठीक है नहीं। ये तमाम तरह इनके लिंक्स हैं, ये तमाम तरह इनके इंटरेस्ट हैं जिसको ये डिफेंड कर रहे होते हैं, वर्ड क्या है, इंटरेस्ट टू डिफेंड। मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हूं तो मेरे क्या इंटरेस्ट है जिसको मुझे डिफेंड करना है, जिसका मुझे ख्याल रखना है, वो मेरी जॉब की सेटिस्फैक्शन है, जॉब की सेफ्टी है, प्रमोशन है, इन रेम्यूनरेशन है, जो मेरी सैलरी, मुझे पर्क्स, जो भी उस फैसिलिटीज उस ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही होंगी, वो तमाम की तमाम मेरे इंटरेस्ट हैं जिनको मैंने डिफेंड करना है। ठीक है, रिपीट फास्ट फॉरवर्ड करेंगे यहां पर कि टाइप्स के अंदर पहले टाइप कौन सी है, इंटरनल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर कौन होते हैं, नंबर 1 जिनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस पर, और वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन कौन इस कैटेगरी में फॉल करता है, नंबर 1 एम्प्लॉय, नंबर 2 मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, ये दो लोग हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने अपना कौन सा इंटरेस्ट डिफेंड करना होता है, इनका क्या इनका स्टेक लगा होता है, आंसर इज उनकी जॉब की सिक्योरिटी, जॉब की सेफ्टी, जॉब से उनको मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, प्रमोशन, रेम्यूनरेशन, जो भी उनको उस ऑर्गेनाइजेशन से हासिल हो रहा होगा, वो तमाम तर चीजें उनकी इंटरेस्ट टू बी डिफेंड होंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज कनेक्टेड। अब कनेक्टेड की बात करें तो कनेक्टेड क्या होगा, वो तमाम स्टेक होल्डर जो कि किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप में, बाइंडिंग रिलेशनशिप, लॉफुली रिलेशनशिप के तहत, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के तहत, किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपकी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक में हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, दे आर नोन एज कनेक्टेड स्टेक होल्डर। कैटेगरीज आर, नंबर 1 शेयर होल्डर्स, आपके पास उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है तो दे हैव अ कॉन्ट्रैक्ट कि आपने आपकी कंपनी की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वो ओनर्स हैं। नंबर 2 आर कस्टमर्स, जिनको आप माल बेचते हो, जिनसे आपके एग्रीमेंट्स हैं, जिनको आप माल प्रोवाइड करते हो। सप्लायर्स, जिनसे आपका एग्रीमेंट, जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट इस बात का है कि आपने उनसे माल खरीदना है, वो आपको माल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और लास्ट वन इज बैंक। बैंक बेसिकली यहां पर जो वर्ड है वो अगर आप पैसे डिपॉजिट के पर्सपेक्टिव से सोचो तो भी, और अगर आप मेन जो चीज है कि आप एज अ लोन प्रोवाइडर बैंक को लो, तो लोन प्रोवाइडर के तौर के ऊपर जो है वो आपका बैंक से कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई ताल्लुक है, और वो ताल्लुक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की वजह से है। अब इनके कौन से इंटरेस्ट हैं जो इनको डिफेंड करने, शेयर होल्डर की बात करें तो शेयर होल्डर का जो पैसा लगा हुआ है उनका क्या है, उन्होंने किस चीज का ख्याल रखना है, इंक्रीज इन वेल्थ, उनको अपने पैसे की है, उनको मिलने वाले प्रॉफिट्स की है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें कितना पैसा दे रही है, मैंने 10 रुपए लगाए थे, आज 5 साल हो गए हैं, मेरा पैसा बढ़कर कितना हो गया, ये वो इंटरेस्ट है जो कि स्टेक होल्डर, जो कि शेयर होल्डर का है। कस्टमर के लिए होता है क्या, क्वालिटी, कस्टमर के लिए वर्ड क्या है, क्वालिटी, और सप्लायर के लिए होता है प्रॉम्प्ट पेमेंट, जबकि बैंक के लिए क्या है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उनका इंटरेस्ट। उनको किस चीज की पड़ी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कि जी जो पैसा उन्होंने लोन प्रोवाइड किया हुआ है वो, और जो उनका इंटरेस्ट है वो उनको वक्त पे वापस मिलता रहे। यहां पे एक वर्ड यूज किया मैंने, क्वालिटी का। अक्सर एक क्वेश्चन होता है जी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, कस्टमर को कौन सी क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, आगे से जवाब मिलता है सर बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए।
आंसर बेस्ट नहीं है, आंसर रिक्वायर्ड क्वालिटी है। अगर फॉर एग्जांपल दुनिया में एक चीज की बहुत सारी कैटेगरीज हैं और बेस्टेस्ट क्वालिटी बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन पर बहुत महंगी भी है, लेकिन आपका जो कस्टमर है वो कह रहा है जी मुझे तो बस आप चाइना का माल दे दें, मुझे कोई इतनी बेहतरीन फर्स्ट क्लास ओरिजिनल नहीं चाहिए, मुझे आप कॉपी दे दें, तो उसके लिए क्वालिटी वहां पर ओरिजिनल क्वालिटी नहीं बल्कि उसकी जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है वो मैटर करेगी। तो यहां पे याद रखो, आगे से चल के काफी दफा क्वालिटी का वर्ड आएगा, तो जब भी क्वालिटी का वर्ड यूज करेंगे तो वहां पर क्वालिटी में किस क्वालिटी की बात कर रहा हूं? बेस्ट वन? नो, नॉट द बेस्ट वन, बल्कि द रिक्वायर्ड वन। कि जो भी मेरे कस्टमर से मेरी एग्रीमेंट हुई है उसके तहत जो हमने एग्री किया कि मैं उसको कौन सी क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा, वो क्वालिटी जो है वो आपकी कस्टमर का इंटरेस्ट बन जाएगा। रिपीट, हु आर द कनेक्टेड वन? कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आर द वन जिनका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन से किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है। कौन कौन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? शेयर होल्डर्स, मिलके पढ़ेंगे बेटा। शेयर होल्डर्स, नंबर 2 कस्टमर्स, नंबर 3 सप्लायर्स, नंबर 4 बैंक, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में आएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको लोन प्रोवाइड कर रहा होगा। इंटरनल और कनेक्टेड, 3 टाइप पढ़नी है, 2 पढ़ चुके हैं, थर्ड पे आ जाए जी। थर्ड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? थर्ड इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। थर्ड टाइप जो है वो एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अंदर वाले, घर वाले, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले, कनेक्टेड मतलब जिनसे कोई ताल्लुक है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो एक्सटर्नल कौन हुआ? नंबर 1, ना तो ये इनसाइडर होंगे, क्योंकि अगर ये इनसाइडर होते तो ये कौन होते? इंटरनल स्टेक होल्डर। ना ही इनके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता तो वो किस कैटेगरी में आते? कनेक्टेड वाले में आते। तो ना ये इनसाइडर है, ना इनके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर ये है कौन? वो लोग हैं जो कि बाहर वाले हैं, वो लोग हैं जिनसे हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट स्टिल दे आर अवर स्टेक होल्डर। क्यों? क्योंकि वी कैन अफेक्ट देम और दे कैन अफेक्ट अस, इसलिए दे आर आवर स्टेक होल्डर्स। कौन कौन से जी? नंबर 1 गवर्नमेंट, जिस मुल्क में हम काम करेंगे तो उसकी जो गवर्नमेंट है वो भी हमारे लिए स्टेक होल्डर होगी। प्रेशर ग्रुप, यूनियंस होती हैं, लेबर की यूनियंस हैं फॉर एग्जांपल, या डिफरेंट इन्वायरमेंट के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट पॉल्यूशन के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर पे लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंट एनजीओज हैं, डिफरेंट चैरिटीज हैं, ये सारे के सारे प्रेशर ग्रुप में आ रहे होते हैं। फिर प्रोफेशनल बॉडीज भी हैं। अज्यूमिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका उस हॉस्पिटल का ताल्लुक उसकी और जो गवर्निंग बॉडी है, जो कि जिस बॉडी के वो मेंबर्स हैं, उनके डॉक्टर्स मेंबर्स हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट मेंबरशिप बॉडीज हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए अगर पाकिस्तान की बात करें तो इट विल बी ICAP है। ACCA के लिए जो ग्लोबल है दैट इज ACCA UK। तो हम सब जो मेंबर्स हैं ACCA के, वो कहीं ना कहीं हमारी वो प्रोफेशनल बॉडी जो है वो हम पर एक चेक रख के बैठी है। उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है? प्रोफेशनल बॉडी को कौन सा अपना इंटरेस्ट, मैं एज एन एम्प्लॉय मुझे अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब रेम्यूनरेशन वगैरह चाहिए। मेरी प्रोफेशनल बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है भाई? उसको रिक्वायरमेंट है मेंबर्स एथिक्स। अगर किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की नाअहली की वजह से अगर कोई मसले मसाइल होंगे तो सिर्फ नाम उस डॉक्टर पे नहीं आएगा, सिर्फ नाम उस हॉस्पिटल पे नहीं आएगा, बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी आएगा, उस बॉडी पर भी आएगा जिसका वो डॉक्टर मेंबर था, जिनका चेक रखना उनकी जिम्मेदारी थी। अगर कोई अकाउंटेंट फ्रॉड करेगा तो नाम सिर्फ उस अकाउंटेंट पे नहीं आएगा, नुकसान सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होगा, बल्कि उस बॉडी पर भी बदनामी का धब्बा होगा जिस बॉडी का वो मेंबर होगा, जिस प्रोफेशनल बॉडी का वो जो अकाउंटेंट है वो मेंबर होगा। प्रेशर ग्रुप का क्या मसला है? स्ट्राइक्स, अपने मुतालबात को मनवाना, चाइल्ड लेबर है जी, आप इनकी एक सर्टेन लिमिट करें, एज सर्टेन लिमिट करें। लेबर यूनियन की है कि हमारी एक मिनिमम वेज को कम से कम आप हमें पे करें। गवर्नमेंट का क्या है? टैक्स। इसके अलावा लॉ कंप्लाइंस, ये सब वो इंटरेस्ट हैं जो कि ये बॉडीज, ये स्टेक होल्डर्स अपने डिफेंड कर रहे होते हैं। यहां तक जी हमने अभी तक बात की है स्टेक होल्डर की और स्टेक होल्डर के कुछ टाइप्स की। अब इन्हीं टाइप्स में एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें, इन्हीं कैटेगरीज को हम मजीद क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो जो मजीद क्लासिफिकेशन होगी उसमें हम इंटरनल और कनेक्टेड को एक कंबाइंड नेम देते हैं, दे आर नोन एज
प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, इंटरनल और कनेक्टेड। एमसीक्यू बन गया ये कि इंटरनल एंड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल क्या बनेगा? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टेक होल्डर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी स्टेक होल्डर। तो याद रखिएगा कि स्टेक होल्डर को दो तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, इंटरनल, कनेक्टेड और एक्सटर्नल। जबकि एक और तरीकेकार स्टेक होल्डर को कैटेगराइज करने का क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, और जो इंटरनल और कनेक्टेड वाला पार्ट है वो प्राइमरी की कैटेगरी में फॉल करेगा और एक्सटर्नल वाला पार्ट जो है वो सेकेंडरी की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब एक चीज, प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? सेकेंडरी नाम से जाहिर है बाहर वाले यानी एक्सटर्नल्स, और प्राइमरी वो होंगे जिनका किसी भी तौर पर, चाहे वो अंदर है ऑर्गेनाइजेशन के चाहे वो बाहर है, लेकिन उनका किसी ना किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई लिंक है, जुड़े हुए हैं आपस में, तो वो क्या बन जाएंगे? प्राइमरी स्टेक होल्डर्स। ठीक है नी? तो यहां तक स्टेक होल्डर क्या होगा, स्टेक होल्डर की टाइप्स क्या हैं, मजीद क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है, इसके डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही हैं। स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट। स्टेक होल्डर कॉन्फ्लिक्ट, जैसे खानदान में तमाम फूफियों को, खालाओं को, ताइयों को, मुमानियों को खुश रखना पॉसिबल नहीं है, वैसे ही तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स को भी एक साथ खुश रखना पॉसिबल नहीं है। पर पहले हम ये तो जाने उनके मसले क्या हैं, क्यों खुश नहीं हो भाई हमसे आप। तो स्टेक होल्डर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ इख्तिलाफात हैं, कुछ झगड़े, कुछ मसाइल हैं, वो हैं क्या क्या और मसले हैं किस किस के। नंबर 1, एम्प्लॉइज वर्सेस मैनेजमेंट। एम्प्लॉइज वर्सेस मैनेजमेंट। एम्प्लॉय का मसला है भाई हमारी तनख्वाह बढ़ा दो, एम्प्लॉय का मसला है कि हमारी फैसिलिटीज अच्छी कर दो, एम्प्लॉइज का मसला है कि हमें बोनस दो, हमें कमीशन दो, हमें ईदी भी दो। लेकिन मैनेजमेंट का मसला यह है कि जितना कट शॉर्ट कर सकते हो खर्चों को कट शॉर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाओ, क्योंकि इस मैनेजमेंट का जो अपना रेम्यूनरेशन है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो इन मैनेजमेंट वालों को भी ज्यादा हिस्सा मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो इनको भी कम हिस्सा मिलेगा। तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का क्या मसले मसाइल है जी? मसले मसाइल ये हैं कि भाई आपने एम्प्लॉय के मुताबिक उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, उनकी रेम्यूनरेशन बढ़नी चाहिए, उनके पर्क्स बढ़ने चाहिए, उनकी फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए, उनके बोनस कमीशन बढ़ने चाहिए। जबकि मैनेजमेंट कहती है भाई हम ये सब नहीं कर सकते, एक हद तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि बैकएंड पे उनके माइंड में भी होता है कि अगर हम ये वाला खर्चा, सैलरीज का खर्चा, वेजेस का खर्चा बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से होगा क्या? उसकी वजह से ये होगा कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, और जब बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो मैनेजमेंट की जॉब, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस एट स्टेक आएगी। शेयर होल्डर कहेंगे भाई तुम्हें हमने इस दिन के लिए थोड़ी बिठाया था कि तुम इस तरह हमारा पैसा इस तरह चीजों में बांटते रहो, तुम्हें बिठाया था हमारी वेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए। तो ये उनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। कस्टमर वर्सेस शेयर होल्डर, इनके क्या मसाइल है? कस्टमर कहेगा जी मुझे अच्छी से अच्छी क्वालिटी दो कम से कम पैसों में, शेयर होल्डर कहेगा कि इनको जैसी मर्जी क्वालिटी चिपका दो कम से कम पैसों में। रीजन क्या है? रीजन इसलिए क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी देंगे जाएंगे उतने एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। एक अच्छी चीज बनाने में जाहिर सी बात है पैसा भी ज्यादा लगेगा, और ज्यादा पैसा लगाओगे तो उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? काम। आपको कस्टमर पैसा देने को तैयार नहीं है, चीज उसको अच्छी चाहिए, अच्छा पैसा देने को तैयार नहीं है। शेयर होल्डर आपको चीज अच्छी तभी देगा जब उसको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट के लिए उस कस्टमर की क्वालिटी प्रोडक्ट में से डंडी मारता है, पैसों की कमी बेशी करता है, ताकि इस तरीके से उनके अपने प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाए, अपने प्रॉफिट्स का फायदा करें। कस्टमर बेचारा बैठ के रो रहा होता है कि जी हमें प्राइस कम कर दें, डिस्काउंट्स दे दें, और ये सब बातें मनवाने के बाद फिर अगली बात करता है कि मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी दें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट शेयर होल्डर का और कस्टमर्स का है। पब्लिक वर्सेस शेयर होल्डर। पब्लिक क्या चाहती है? शेयर होल्डर कहते हैं जी हमारा पैसा बढ़ाओ, कुछ भी करो। पब्लिक कहती है भाई नॉट एट द स्टेक ऑफ पॉल्यूशन, नॉट एट द स्टेक ऑफ एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन, नॉट एट द स्टेक ऑफ कि आप जंगलात काट दें, नॉट एट द स्टेक कि आपके केमिकल एमिशन, आपके कार्बन एमिशन की वजह से एयर का जो इंडेक्स है वो कहां से कहां चला जाए, नॉट एट द स्टेक कि जो पानी जो केमिकल्स आपकी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से निकले वो जाके समंदर को आलूदा करें।
ये इस स्टेक पर नहीं होना चाहिए। ग्रीनरी खत्म हो जाए, जंगलात को उड़ा दिया जाए, इस स्टेक पर नहीं होना चाहिए। जबकि शेयर होल्डर कहेगा भाई जो बीच में आ रहा है उड़ाओ, ताकि हमारा पैसा, हमारी वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट वर्सेस शेयर होल्डर। मैनेजमेंट मैंने अभी जिक्र किया था कि जो मैनेजमेंट है उसकी जो रेम्यूनरेशन है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट से जुड़ी हुई है, हर साल की प्रॉफिट से जुड़ी हुई है। जो शेयर होल्डर है उसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया हुआ है, वो टेम्परेरी कमाकर निकलने के लिए नहीं आया हुआ, वो लंबे अरसे के लिए आया हुआ भाई कि मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, प्रॉफिट भी कमाऊंगा और जो मेरी वेल्थ में शेयर की प्राइस में इंक्रीज होगा, अपनी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल की वजह से जो शेयर प्राइस में इंक्रीज आएगा उधर से भी कमाऊंगा। तो जो अप्रोच है मैनेजमेंट की अप्रोच होती है यार प्रॉफिट, टेम्परेरी प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट, ताकि हम प्रॉफिट शो करें, इस साल का अपना रेम्यूनरेशन सीधा करें, अगले साल फिर देखा जाएगा। जबकि शेयर होल्डर्स की अप्रोच होती है कि हमें कंसिस्टेंसी से लॉन्ग रन के अंदर, हमें कंसिस्टेंसी से लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ टेम्परेरी प्रॉफिट सिखाकर अपनी जेब सीधी करने के चक्कर में होती है, जबकि जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी नजर दूर पर होती है, दूर नजर पे होती है, उनकी लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग रन पे उनकी नजर होती है कि जी किस तरीके से हम जो है वो एक कंटिन्यूएशन के साथ, कंटिन्यूटी के साथ जो है वो हम अपने प्रॉफिट्स को सीधा कर सकें। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि स्टेक होल्डर के दरमियान है। अब एक क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि जी ये जो स्टेक होल्डर है इनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको हम, कोई भी स्टेक होल्डर को मेजर कैसे करें कि ये बंदा हमसे खुश है या खुश नहीं है। तो जो कुछ स्टेक होल्डर यहां पर हैं, अज्यूमिंग एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय कौन सा स्टेक होल्डर था? इंटरनल। शेयर होल्डर, कस्टमर, सप्लायर कौन से स्टेक होल्डर थे? कनेक्टेड। और गवर्नमेंट कौन सा स्टेक होल्डर था? एक्सटर्नल का। क्वेश्चन क्या है यहां पर? measuring stakeholder satisfaction, measuring stakeholder satisfaction, measuring stakeholder satisfaction। कैसे पता लगेगा कि जी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं, ठीक है भाई, खुश भी तो होते होंगे, तो किस चीज से खुश होते हैं हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, वो किस चीज से खुश होते हैं? नंबर वन, एम्प्लॉय किस चीज से खुश होगा? जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनके इंटरेस्ट है, जो उनके इंटरेस्ट है जिसके लिए वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, जिसमें जॉब सेटिस्फेक्शन, टर्नओवर का कम होना, लेबर टर्नओवर, आप जॉब से निकालते नहीं हो, आप अच्छी उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हो, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, आप उनको प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, उनकी इंक्रीमेंट के चांसेस अच्छे हैं, तो एम्प्लॉय खुश है हमारा। शेयर होल्डर की बात करें, उसकी वेल्थ में इंक्रीज आ रहा है, उसके डिविडेंड्स में, यानी हर साल जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उसमें जो प्रॉफिट में हिस्सा शेयर होल्डर को बांटा जाता है वो हर साल बढ़ रहा है, उनकी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, शेयर प्राइस में इंक्रीज हो रहा है। कस्टमर कहेगा जी जो क्वालिटी मैंने आपसे रिक्वायर की है भाई वो क्वालिटी मुझे प्रोवाइड करो कम से कम पैसों में। सप्लायर कहेगा कि जी आपको मैंने ईमानदारी से पैसे, आपके पैसों के मुताबिक आपको चीज जो रिक्वायर्ड थी मैंने प्रोवाइड की, अब आप मुझे वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करें। जो हमारी शराइत तय हुई हैं, जो कंडीशंस तय हुई हैं, जो क्रेडिट टर्म्स तय हुई हैं, उनको आप जो है वो ईमानदारी से पूरा करें। और गवर्नमेंट का सारा लेन देन क्या है? टैक्स टाइम पे दे देना, लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आप शामिल नहीं हो, अगर कोई स्ट्राइक हो रही है जो हमारे जायज मुतालबात हैं हमारी आवाम के, हमारी पब्लिक के, उनको उनका ख्याल करें, जो लॉज हैं उनकी कंप्लाइंस करें। इसी तरीके से जो इन्वायरमेंट है उसका भी साथ साथ ख्याल रखना एक गवर्नमेंट की इंटरेस्ट होंगे कि अगर आप ये तमाम चीजें करते हो तो गवर्नमेंट आपसे सेटिस्फाइड रहेगी। ठीक है नी, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे स्टेक होल्डर के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि रहेंगे, उनको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, वी कैन नॉट एंड देम, खत्म होने वाले नहीं है। आप इनके पैसे बढ़ा दो, इनकी जॉब सेटिस्फेक्शन कर दो, फिर भी हजारों ख्वाहिशें ऐसी होंगी जो कि हर ख्वाहिश पे दम निकलेगा। ठीक है जी, तो अब करना क्या है फिर? बीइंग मैनेजमेंट, बीइंग ऑर्गेनाइजेशन को कुछ तो करना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान में रखें कि आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको खुश एक वक्त में नहीं कर सकते, तो फिर करना क्या है? फिर आप एक काम करें ना, आप स्टेक होल्डर की मैपिंग करें, आप स्टेक होल्डर की मैपिंग करें। आपको नहीं करनी, आपके मेंडलोस भाई ने ये काम करके दे दिया आपके लिए। मेंडलो भाई ने क्या किया? मेंडलो साहब ने एक मैट्रिक्स बनाया, एक मैट्रिक्स, एक पूरा ग्रिड, पूरा टेबल, चार्ट जो बनाते थे वो पूरा पूरा उसने ग्रिड बना के दिए। उस ग्रिड के अंदर उसने दो पॉइंट्स रखे, दो एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, थोड़ा सा याद होगा मैथ्स, पावर और इंटरेस्ट। पावर और इंटरेस्ट में फर्क समझो। पावर मतलब व्हाट यू कैन डू, आपके हाथ में क्या पावर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड और एक सपोर्ट स्टाफ के, लोअर स्टाफ के अंदर जो बंदा है, उन दोनों की
पावर में बहुत फर्क होगा। एक बंदा लोअर स्टाफ को निकाल सकता है और एक लोअर स्टाफ हायर बंदे को निकाल नहीं सकता, पावर में फर्क है ये। इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि वो कितना इंटरेस्ट लेते हैं। मुल्क के हालात कहां जा रहे हैं जी सानू की, हमें क्या लगे, जहां मुल्क जा रहा है जाने दो। तो ये थोड़ा सा 2 पॉइंट्स उन्होंने रखे, एक पावर की बेसिस पर और दूसरा इंटरेस्ट की बेसिस पर। उन्होंने 4 की टर्म्स निकाली, 4 बातें निकाली, 4 इन्होंने ग्रिड्स बनाए। उसमें पहला वर्ड क्या है जी, पावर, और नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंटरेस्ट। पावर और इंटरेस्ट पे पूरी गेम की है। उन्होंने कहा देखो भाई, हर बंदे को खुश करना आसान काम नहीं, नामुमकिन है बल्कि। तो आप ये करो ना कि आप ये चेक कर लो, एक मैपिंग बना लो, किसको क्या ट्रीट करना है, किसके साथ क्या ट्रीट करना है। उसके लिए इस टेबल को जानना समझना बड़ा जरूरी है। पहले नंबर पे उसने कहा कि जी सबसे पहली बात ये कि जिस बंदे की लो पावर है और लो इंटरेस्ट है, ये टेबल जरा देखना ध्यान से, लो पावर है और लो इंटरेस्ट है, मिनिमल एफर्ट, उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मिनिमल एफर्ट रखें जी, तू ना सही और सही और ना सही और सही, आपको उस पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रुकता है ठीक है, नहीं रुकता ना सही। एक फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो कि एक चीज खाली आपसे एक सिंपल सी बेसिक प्रोडक्ट लेने के लिए आया हुआ है और उसने दोबारा आना भी नहीं है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन की टेंशन नहीं लेनी है। तो लो पावर लो इंटरेस्ट किस में फॉल करेगा, मिनिमल एफर्ट में। आपकी मैनेजमेंट को मैंडलो भाई ने बता दिया इनके ऊपर ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है। हाई पावर हाई इंटरेस्ट, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, वो क्या करना है, ओ भाई की प्लेयर्स हैं, वो की प्लेयर्स हैं, वो उनका सेटिस्फेक्शन, उनको इन्फॉर्म रखना, उनके लिए मेहनत करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, तो अगर लो पावर लो इंटरेस्ट की ग्रिड में कोई बंदा फॉल कर रहा है तो मिनिमल एफर्ट, पर हाई पावर और हाई इंटरेस्ट में कोई फॉल कर रहा है तो उसके लिए क्या करना है, दे आर द की प्लेयर्स, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, उनका ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अगर किसी के पास पावर तो हाई है पर इंटरेस्ट क्या है, लो। पावर तो हाई है पर इंटरेस्ट क्या है, लो इंटरेस्ट है, चिल माहौल है, वो पूछता भी नहीं है देखता भी नहीं है, तो फिर स्टिल कीप सेटिस्फाइड। पावर हाई है, अभी पूछ नहीं रहा पर कल को पूछना शुरू कर दिया तो गले को आएगा ये। तो इसका बेहतरीन हल क्या है भाई कि कीप देम सेटिस्फाइड, उनको आप सेटिस्फाइड रखें। उनको एक सोए हुए शेर को जगाने की जरूरत नहीं है, उसको सेटिस्फाइड रखें। भाई आप चिल रहे हैं, आप चिल माहौल में चलें, आपकी जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। लास्ट वन इज पावर क्या है, कौन सा ग्रेड बनता है, पावर लो है, इंटरेस्ट क्या है, हाई। पावर शावर नहीं बंदे के पास लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या करना है, कीप इन्फॉर्म्ड। 4 बातें होगी, लो पावर लो इंटरेस्ट मिनिमल एफर्ट, हाई पावर हाई इंटरेस्ट की प्लेयर्स हैं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, की प्लेयर्स हैं। हाई पावर बट लो इंटरेस्ट कीप देम सेटिस्फाइड, कीप सेटिस्फाइड, उनको सेटिस्फाइड रखें। और आखिरी क्या है कि पावर क्या है, लो, पर इंटरेस्ट क्या है, हाई, उनके लिए क्या है, कीप इन्फॉर्म। अब हमने एक चीज और पढ़नी है कि देखिए इसमें एमसीक्यू कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू आया कि जी अकॉर्डिंग टू मैंडलोस मैट्रिक्स जो लोग लो पावर लो इंटरेस्ट में फॉल करते हैं उनके साथ क्या करना है, आंसर इज मिनिमल एफर्ट। हाई पावर हाई इंटरेस्ट के साथ क्या करना है, आंसर इज दे आर द की प्लेयर्स। ठीक है, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उनको अच्छे से डील करना है। और फिर एक और एमसीक्यू क्या आएगा कि जी ये बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर है जो कि बड़ा शेयर होल्डर है, ऑलमोस्ट 60-50% उसके पास शेयर होल्डिंग है आपकी कंपनी की, वो किधर फॉल करेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे नोट करना जरूरी है। देखिएगा, नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं यहां पे डिवाइड करूं तो पहले नंबर पे की प्लेयर्स में कौन आएगा, मेजर इन्वेस्टर और एंड कस्टमर। आपके बिजनेस का अगर कोई छोटा मोटा कस्टमर है, खाली 1-2 प्रोडक्ट खरीदता है बस, उसके बाद साल शक्ल नहीं दिखाता, वो किधर फॉल करेगा, मिनिमल एफर्ट में। उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपकी कंपनी का मेजर कस्टमर है, आपकी कंपनी ज्यादातर वही कस्टमर है जिधर आपकी कंपनी माल बेच पाती है, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का की प्लेयर है, उसका ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बंदा जिसके पास आपकी कंपनी का सिर्फ 1 शेयर है या चंद शेयर है,
तो भाई उसकी टेंशन नहीं ले, वो अगर शेयर बेच भी देता है तो उससे आपकी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कोई बंदा जिसकी आपकी कंपनी की होल्डिंग को 20%, को 25%, को 40% है, जो कि बड़ी होल्डिंग रखता है, भाई अगर ये हिलेगा ना तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हिलेगी। तो दे आर द की प्लेयर्स, उनको आपने बहुत बेहतरीन तौर पर ख्याल रखना है, उनको अच्छे से डील करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट अगर कैटेगरीज में हम फॉलो करवाएं, कीप इन्फॉर्म में कौन कौन आएगा? नंबर 1 प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है जी। प्रेशर ग्रुप्स के अलावा नेक्स्ट आपके पास है एम्प्लॉइज के बाद चैरिटीज हैं, कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने पूरी करनी है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर, अब यहां पे मैं किस शेयर होल्डर की बात कर रहा हूं? जो नॉर्मल शेयर, बल्कि शेयर होल्डर यहां पर नहीं आएगा, शेयर होल्डर की जगह चैरिटीज हो गया, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, एम्प्लॉइज हो गया, और इसके अलावा सप्लायर्स और कस्टमर्स। ये किन की बात हो रही है? ये उन सप्लायर्स, उन कस्टमर्स की बात हो रही है जो कि आपके मेजर से कम लेकिन मिनिमल वालों से थोड़े से ज्यादा, दरमियान के कस्टमर्स, दरमियान के सप्लायर्स हैं। और कीप सेटिस्फाइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इज गवर्नमेंट एंड शेयर होल्डर्स। दे आर द वन जिनको सेटिस्फाइड रखना बहुत जरूरी है। तो ये था मैंडलोस मैट्रिक्स, जिसके तहत उन्होंने 4 ग्रेड्स डिवाइड की और आपको ये कहा गया कि भाई आप तमाम स्टेक होल्डर्स को खुश नहीं कर सकते, उनके तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स को नहीं खत्म कर सकते। व्हाट यू कैन डू इज मैनेज। सर हाउ टू मैनेज, कैसे मैनेज करूं? उसका जवाब मैंडलो भाई ने आपको इस मैट्रिक्स में दिया कि मैपिंग करें स्टेक होल्डर की, और स्टेक होल्डर की मैपिंग के अंदर आपने 4 बातों का ख्याल करना है। नंबर 1, 2 चीजें मेन है, एक पावर और एक इंटरेस्ट, उसमें 4 कैटेगरीज, 4 ग्रिड्स में डिवाइड किया। लो पावर लो इंटरेस्ट इज मिनिमल एफर्ट, हाई पावर हाई इंटरेस्ट इज की प्लेयर्स। इस तरीके से हाई पावर बट लो इंटरेस्ट इज कीप सेटिस्फाइड, उनको सेटिस्फाइड रखें, उनको बताते रहें साथ साथ। और कीप इन्फॉर्म में कौन फॉल करेगा? जिसकी पावर तो लो है पर उस बेचारे का इंटरेस्ट बहुत हाई है, ठीक है जी। तो उन लोगों के साथ आपने उनको इन्फॉर्म रखना होता है। तो दिस वाज मैंडलोस मैट्रिक्स। लास्ट पार्ट देखते हैं चैप्टर का, फिर इंशाल्लाह एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। और द स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ स्टेक होल्डर, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? मैनेज करना है ठीक है, पर कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है जिसके तहत हम अपने स्टेक होल्डर से डील करें, क्योंकि हर स्टेक होल्डर की अपनी एक स्ट्रैटेजिक वैल्यू है। नंबर 1, लॉयल्टी। किसकी लॉयल्टी जरूरी है? लॉयल्टी जरूरी है जी हमारे एम्प्लॉइज की, हमारी मैनेजमेंट की, और हमारे कस्टमर्स की भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो तभी हो पाएगा जब आप उनके साथ प्रॉपर डील करेंगे। उनकी लॉयल्टी, एम्प्लॉय की लॉयल्टी, कस्टमर की लॉयल्टी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत जरूरी है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये 2 स्टेक होल्डर्स, कस्टमर और एम्प्लॉइज, लॉयल नहीं है तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ कंटिन्यूटी का रिलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि कभी सालों में कोई चीज खरीद ली, कभी सालों में कोई चीज आपने जो है वो उनसे परचेज कर ली, छोटा मोटा थोड़ा बहुत चलता रहना चाहिए, रिलेशनशिप रहना चाहिए। आप ये नहीं कि बल्क परचेज करो, ये नहीं कि कोई बल्क सेल करो, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ आपके कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी भी हो और स्टेबिलिटी भी हो, ये रिलेशनशिप कस्टमर और आपके पास सप्लायर के साथ होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? किसकी? ऑर्गेनाइजेशन की, टुवर्ड्स किसके? कस्टमर के। नंबर 1, अच्छी प्राइस दें उनको, ठीक है, अच्छी प्राइस दें, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन का ख्याल रखें, कस्टमर से जो क्वालिटी एग्रीड हुई है उसको प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, टाइम पे ऑर्डर प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आगे कस्टमर ने भी उस चीज का कहीं ना कहीं कोई वादा किया होगा। तो ये तमाम मामला आपने कस्टमर के साथ देखने। और लास्ट पार्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सप्लायर्स की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनसे आप माल खरीद रहे हो उनकी तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसके अंदर शामिल है नंबर 1 कि जो आपने उन्होंने आपको माल प्रोवाइड किया है उसकी जो एग्रीड प्राइस है आप उनको वो अदा करें, जो एग्रीड क्रेडिट टर्म्स है वो आपने अदा करनी है। कितने वक्त का उन्होंने आपको उधार दिया, कोशिश करनी है कि उनके पैसे उनको वापस करें। किसी तौर पर जो है वो बैड डेट्स वाली कहानी पे मत लेके जाएं, ताकि आइंदा भी आपके सप्लायर्स जो हैं वो आपके साथ इसी तरह से अच्छे से डील करते रहे, ठीक है जी।
तो बेटा जी ये सारा के सारा हमने स्टेक होल्डर वाला पार्ट जो कि हमारे चैप्टर 1 का लास्ट हाफ था वो हमने आज इस क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब अपने पास बीपीपी की किट देखिएगा और बीपीपी की किट के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज अगर आप पढ़ें ताकि थोड़ा सा चैप्टर हमारा यहां पर वाइंड अप हो। चले जी, बीपीपी की किट है और उसके एमसीक्यूज जरा देखेंगे यहां पे। स्टार्टिंग विद अपने पास मार्क करिएगा एमसीक्यूज। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट विच परस्यूज कलेक्टिव डैश which controls its own performance and which has a boundary separating it from its environment. Which of the following best complete this sentence? ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी और उस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की ही पूरी डेफिनेशन कॉपी पेस्ट की हुई है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या था। नंबर 1 वाज इट वाज अ कहीं ना कहीं लोगों का सोशल अरेंजमेंट है, सिस्टम्स मैनेज्ड है, कलेक्टिव गोल्स हैं, कंट्रोल इट्स ओन परफॉर्मेंस है एंड सेपरेट एनवायरनमेंट है बाउंड्री से। तो यहां पे जो वर्ड आएगा ऑप्शंस आर प्रॉफिट्स, स्टेक होल्डर्स, गोल्स और टैक्टिक्स। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज गोल्स। कलेक्टिव गोल्स की बात हुई है ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर। नेक्स्ट, what is the term given to the idea that the combined output of a number of individual working together will exceed that of the same individual working separately? एक टर्म हमने पढ़ी थी जो कि एक आइडिया है 1 और 1 11 वाला, 2 और 2 5 वाला। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो जहां हमारा टाइम सेव हो रहा होता है, जहां पे हमारी नॉलेज अक्यूमुलेट हो रही होती है, वहीं पर ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था और उसका नाम क्या था? सिनर्जी इफेक्ट। 1 और 1 11 की जो पावर है दैट इज कॉल्ड सिनर्जी इफेक्ट। तो जो सेकंड एमसीक्यू है उसका ऑप्शन सी आंसर है, दैट इज सिनर्जी इफेक्ट। 1.3 which of the following statements is true? Number 1, A, limited company status means that a company is only allowed to trade up to a predetermined turnover level in any of the year. ऐसा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। टर्नओवर पे आप कितना कमाओगे, कितनी सेल करोगे, कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे, इस पे कोई लिमिट नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। बी, फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव लिमिटेड कंपनी स्टेटस, ओनरशिप एंड कंट्रोल आर लीगली सेपरेट। ट्रू। सोल ट्रेडर में, पार्टनरशिप में ओनर और कंट्रोल एक बंदे के पास है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। लेकिन लिमिटेड कंपनी के अंदर जो ओनर्स हैं वो अलग हैं और कंट्रोल जो है वो अलग है और वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे काम करेगी। तो ऑप्शन बी आंसर है इसका। 1.4, An organization is owned and run by central government agencies. अंडरलाइन कर लीजिएगा, अपने पास कीवर्ड्स पिक करने होते हैं आपने एमसीक्यूज में, कीवर्ड्स पिक करने, फौरन आंसर नहीं देना। पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ के फिर रीड करके आपने की टर्म्स के हिसाब से आंसर करना होगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओन भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं और रन भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होगी? द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज which of the following statements? Answer is options are voluntary sector organization, private sector organization, local authority organization, public sector organization. Option D answer होगा। Which of the following groups may be considered to be stakeholder in the activities of a nuclear power station? इन द एक्टिविटीज ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जहां पर आपके न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह तमाम पावर स्टेशन हैं जहां पर बिजली जनरेट हो रही है वगैरह, ये तमाम के लिए कौन कौन लोग हैं जो स्टेक होल्डर होंगे? नंबर 1 गवर्नमेंट, यस। नंबर 2 फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, ये एक एनजीओ है जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर काम करती है, पॉल्यूशन के हिसाब से काम करती है। तो बिल्कुल यस, क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में बहुत बड़ा जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन का होता है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऑफ अर्थ जो है वो भी एक स्टेक होल्डर होगा। एम्प्लॉयज बिल्कुल, लोकल रेजिडेंट्स बिल्कुल, क्योंकि कार्बन एमिशन है, रेज हैं, जिसकी वजह से लोकेलिटी करीब लोग जो रहते हैं उनकी स्किन्स पर, उनकी बॉडी पर बहुत इफेक्ट्स हैं, जिसमें कैंसर की बीमारियां या और इस तरह के मसाइल जो है वो सामना करते हैं। तो दीज ऑल आर द स्टेक होल्डर्स इफ इन द केस ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन। 1.6 ऑप्शन बेटा जी 1.5 का ऑप्शन बी है, 1, 2, 3 एंड 4। 1.6 सेकेंडरी स्टेक होल्डर इज अनदर टर्म फॉर विच ग्रुप? Secondary stakeholder is another term for which group? Answer is external stakeholders. और प्राइमरी कौन से होते हैं? इंटरनल और कनेक्टेड दोनों।
1.7 which of the following organization would rely most heavily on value for money indicators and efficiency rather than information on performance and profitability? कि जी हमारा जो पैसा लग रहा है वो हमें वसूल हो रहा नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल एक सड़क बनती है, उस पर 1 करोड़ रुपए लगता है और वो अगले दिन ही जो है वो ज़ाया हो जाती है, बारिश में बह जाती है, तो दैट मीन्स कि आपने वैल्यू फॉर मनी अचीव नहीं किया। आपने जो पैसे खर्च किया आप उसने वो पैसे अचीव नहीं किए, उससे वो प्रॉफिट या वो हासिल नहीं किया। तो इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैल्यू फॉर मनी को के बेसिस के ऊपर अपनी एफिशिएंसी डील कर देखती है? प्राइवेट अकाउंटेंसी कॉलेज, लोकल अथॉरिटी, स्मॉल रिटेलर, पेंशन फंड। ऑप्शन बी, लोकल अथॉरिटीज जो हैं, जो कि इन तमाम कामों को देख रही होती हैं, दे बेस्ट डील्स इन वैल्यू फॉर मनी। ऑप्शन बी। लास्ट एमसीक्यू जी, एडीबी इज अ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय इट्स वर्कर। डेफिनेशन याद आनी चाहिए, ओन्ड बाय इट्स वर्कर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वर्कर्स ओन करते हैं? The workers share the profit और workers ही profit share कर रहे हैं and they each have a one vote। डेमोक्रेसी वाला पॉइंट, ओपन मेंबरशिप, डेमोक्रेसी, वन मेंबर वन वोट। ये 3-4 बातें हमने कौन से पॉइंट में पढ़ी थी? ऑप्शंस आर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, नॉन प्रॉफिट है और कॉपरेटिव है। तो बेटा जी एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज जो जिसमें प्रॉफिट जो है वो वर्कर्स के दरमियान बांटा जाएगा, जिसको चलाने वाले वो वर्कर्स खुद होंगे, और जिसमें वोटिंग का जो तरीक़ाकार है वो डेमोक्रेटिक होगा, 1 वोट 1 पर्सन, तो वो कहलाती है कोऑपरेटिव। वो कहलाती है कोऑपरेटिव। ठीक है जी। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर एमसीक्यू समेत चैप्टर नंबर 1 हमारा आज यहां पे कंप्लीट हो गया। दैट वाज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्टेक होल्डर। थैंक यू सो मच।